स्वागत है आपके दूसरे स्कूल। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है वैद्युत विभव के कारण इनिशियल स्थिति पर वैद्युत विभव का फार्मूला निकाला था। ठीक है, और आज हम बात करते हैं आवेशों की निकाय के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, यानी कि आवेशों की निकाय मतलब क्या, उसमें बहुत से आवेश होंगे। उन आवेशों के द्वारा अगर किसी एक पॉइंट पर, अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पर उन आवेशों के द्वारा जो भी वैद्युत विभव हो वो निकाल लें और उनका बीजगणितीय योग कर दें, तो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है कि आवेशों के कारण क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर मान लिया हमने कोई पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P की स्थिति, ये मूल बिंदु है हमारा, मूल बिंदु होता नहीं है एक्स वाई डायरेक्शन में होता है। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। मान लिया मूल बिंदु O है और इस मूल बिंदु से जो हमारा बिंदु P है इसकी स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R है। क्या है, वेक्टर R। स्थिति सदिश मतलब कहाँ जो है मूल बिंदु से किस कितनी दूरी पर स्थिति है उसकी स्थिति। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर बहुत से आवेश होंगे ना, क्या है, आवेशों की निकाय के कारण इसमें बहुत से आवेश होंगे। मान लिया n आवेश है, आपको पता नहीं कितने आवेश है, तो यहाँ पर हमने मान लिया आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, यहाँ पर Q5 है या Qn कर लो। ठीक है, चाहे इतना बड़ा चाहे Qn कर लो। अब n में बहुत से आवेश होंगे। ठीक है, अब इनकी जो Q1, Q2, Q3, Q4 है, Qn है, इनकी स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, बिंदु P के सापेक्ष। जैसे ये क्या है, R है, ये R1P हो गया, वेक्टर R1P, यानी कि P के सापेक्ष R1P, ये 1 है और ये P है, तो वेक्टर R1P की स्थिति सदिश कहाँ, P के सापेक्ष। Q2 का क्या हो जाएगा, वेक्टर 2P। ठीक, Q3 का क्या हो जाएगा, वेक्टर 3P। ठीक है, ऐसे Q4 क्या हो जाएगा, वेक्टर 4P। ऐसे n का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर NP। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन आवेशों के द्वारा अलग अलग हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे और उनका जो टोटल करेंगे ना, परिणामी विभव निकालेंगे, वो बिंदु P पर विभव के बराबर आएगा। यानी कि किसी बहुल आवेश यानी किसी का बहुत से आवेश हो तो उन मतलब किसी पॉइंट पर, यानी कि हमने बिंदु P ले लिया, इस पॉइंट पर किसी बिंदु पर परिणामी विभव उन आवेशों के अलग अलग विभव को निकाल दें और उसका बीजगणितीय योग कर दें, तो इस पॉइंट पर परिणामी विभव मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आवेश Q1 के कारण निकालेंगे, आवेश Q2 के कारण निकालेंगे, आवेश Q3 के कारण निकालेंगे, आवेश Q4 के कारण निकालेंगे, आवेश Qn के कारण निकालेंगे। क्या वैद्युत विभव, वो सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बिंदु P पर हमको परिणामी वैद्युत विभव मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है कि यदि किसी निकाय में बहुत से आवेश हो तो उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव ठीक है, उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव उन आवेशों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विभव के, मतलब कि जो भी आवेश है इनके कारण जो भी विभव होगा, अलग अलग विभव के
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यदि किसी निकाय में बहुत से आवेश हो तो उन आवेशों में से उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है, आवेशों के कारण हो जाएगा कारण किसी लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर परिणामी विभव उन आवेशों के द्वारा, यानी जो भी आवेश हैं उनके अलग अलग विभव, हर आवेश ना Q1 का विभव होगा, Q2 का विभव होगा, Q3 के कारण होगा, Q4 के कारण होगा। ठीक है, आवेशों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी अगर हम लिखना चाहते हैं कैसे लिख सकते हैं, विभव एक प्रकार की अदिश राशि, विभव क्या है, अदिश राशि है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर मान लेते हैं विभव V है, क्या है, विभव V है, तो आवेश Q1 के कारण V1 हो जाएगा, आवेश Q2 के कारण V2 हो जाएगा, आवेश Q3 के कारण V3 होगा। ऐसे ऐसे करते करते कहां तक, आवेश Qn के कारण Vn हो जाएगा। तो इन सब का जो योग होगा इस पॉइंट P पर हमने पढ़ा क्या लिया है, V ले लिया है, इसको Vp भी लिख सकते हैं लिखना चाहे तो। ठीक है, इस पॉइंट पर विभव क्या हो गया, किसके कारण, अन्य आवेशों के कारण, जो भी योग है इसके बराबर आ जाएगा। यही होता है बहुल आवेशों के बीच के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। अब इसके लिए हमको फार्मूला चाहिए ना, तो हम हर आवेश के कारण विभव निकालेंगे। ठीक है, आवेश Q1 के कारण, अब यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि जो है कि माना कोई जो है बिंदु P है जिस पर परिणामी विभव क्या है, V है। ठीक है, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति क्या है, वेक्टर R है। ठीक है, और आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn की बिंदु P के सापेक्ष स्थिति क्या है, क्रमशः क्या है, वेक्टर R1P, वेक्टर R2P, वेक्टर R3P, वेक्टर R4P, वेक्टर NP। ये क्या है, बिंदु P के सापेक्ष Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn की स्थिति सदिश है। ठीक है, अगर लिखना चाहते लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले आवेश Q1 के कारण। ठीक है, आवेश Q1 के कारण तेरा V1 हो जाएगा, और हमने किसी भी आवेश का वैल्यू क्यों का निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये निकाला था ना, 1/4 पाई P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रहेगा ही। ठीक है, और आवेश Q1 क्या निकाला ना, Q1 हो जाएगा, और इसकी स्थिति सदिश क्या है, R1P, तो R1P हो जाएगा, R1P हो जाएगा। ठीक है, आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2P हो जाएगा। ये इतना समझ आ रहा है क्या फार्मूला यूज हुआ है, किसी भी आवेश कारण वैल्यू। ठीक है, आवेश Q3 के कारण, आवेश Q3 के कारण विभव क्या हो जाएगा, V3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q3 है और R3 Q3 की स्थिति क्या है, 3P। ठीक, अब ऐसे करते करते कहां तक, आवेश Q1 के कारण, Qn के कारण, आवेश Qn के कारण क्या हो जाएगा, Vn और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 बटे RnP हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू है सब यहाँ रखो, इसमें क्या करेंगे, रख देंगे सब वैल्यू इसमें। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 की क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 है, इसका वैल्यू क्या है, Q1 अपान R1P। ठीक है, प्लस V2 है, V2 जब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2P प्लस Q3 V3 जब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3P और प्लस डैट 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 प्लस कहाँ तक, Vn पर, Vn पर क्या निकला है
1/4/0 1/4/0 QN बटे RNP R। ये समझ में आया ना? अब इसमें ध्यान से देखो, हर जगह पर 1/4/0 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है ना? तो कॉमन ले लो। अगर कॉमन ले लेंगे 1/4/0 क्या हो जाएगा? Q1 बटे R1P प्लस Q2 बटे R2P प्लस Q3 बटे R3P और प्लस डॉट प्लस QN बटे RNP हो जाएगा। अब कहीं ये देखा जाता है कि इस तरीके से कंडीशन है, तो ये सबका सम है ना? क्या है? सबका सम है। तो यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं, क्या? V = 1/4/0 सिग्मा। सिग्मा क्या प्रदर्शित है? टोटल योग ये हो जाएगा n और I बराबर 1। अभी ये हम समझा दे रहे हैं क्या होगा। ये I बराबर 1 और यहाँ पर क्या करेंगे? QI बटे RIP। इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से देखना, यहाँ कहने का मतलब है कि I का वैल्यू 1 से n तक 1 रखेंगे तो 1 रखवा लीजिए जाता Q1 R1P आ जाएगा नहीं? और I का वैल्यू क्या करेंगे? 1 रखेंगे तो क्या आएगा? Q1 R1P आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है जो है योग करेंगे वो I बराबर 1 से n तक करेंगे। I बराबर 1 से n तक करेंगे। अगर I बराबर 1 रखें तो रखिए, देखो Q1 हो जाएगा और R1P हो जाएगा। दो रखो, इसका कहने का मतलब 1 से n तक, 1 से n तक दो रखो तो Q2 हो जाएगा और R2P हो जाएगा। 3 रखो तो Q3 हो जाएगा, R3P हो जाएगा। ऐसे n तक हो तो Rn हो जाएगा और प्लस RNP हो जाएगा। ये हो गया हमारा फार्मूला किसके कारण? आवेशों की निकाय के कारण वैल्यू को। तो अगर आवेशों की निकाय के कारण हमको वैल्यू को निकालना है तो एक पॉइंट ले लेंगे, उस पर जो परिणामी विभव होगा उन आवेशों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीयों के बराबर होगा। किस पॉइंट पर? बिंदु P पर। बिंदु P पर इसके कारण अलग विभव, इसके कारण अलग विभव, इसके कारण अलग विभव, इसके कारण अलग विभव और इसके कारण अलग विभव निकाल के जोड़ देंगे तो इस पर विभवों को टोटल परिणामी विभव पता चल जाएगा। तो ये फार्मूला तो ये समझ में आएगा ना कि I का वैल्यू 1 से n तक रखना है। ये इसी रूप में अगर हम रखते चले जाए तो यही हमको प्राप्त हो जाएगा। ये सिग्मा मतलब क्या? टोटल सम, बीजगणितीय योग। इसका मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योग। ये समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक है। वैल्यू क्षेत्र में वैल्यू द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। इससे पहले हम बता चुके थे जो है जो वैल्यू द्विध्रुव होता है, अगर उसको हम क्या करना है, वैल्यू क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर वैल्यू का आघूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि इसको घूमेगा तो उसमें बलयुक्त क्या? दो बलों का युक्त होता है, क्योंकि दो बल लगते हैं तभी वो घूमता है। अब वो जब घूमता है तो विद्युत क्षेत्र से कुछ न कुछ कोण पर घूमेगा। अब कुछ न कुछ कोण पर घूमेगा यानी विस्थापित होगा। विस्थापित होगा कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य का फार्मूला हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फिगर समझते हैं। मानते हैं कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और हमने बताया था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखा समांतर व समान दूरी पर जी, ये बताया था ना जब वैद्युत क्षेत्र रेखा में पढ़ाया था। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र है और मान लेते हैं हमारा वैद्युत ध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ए बी स्थिति। अब ये ए बी स्थिति में रखा हुआ है तो मान लेते हैं जो है ये जो है किस कोण पर रखा हुआ? थीटा 0 कोण पर रखा हुआ है। थीटा 0 कोण पर रखा हुआ और इसका माध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब इसको क्या किया जा रहा है?
ये इस स्थिति में रखा था, ये भी स्थिति में रखा था जब कोण क्या था थीटा 0। अब इसको विस्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी को घुमा के थोड़ा ऐसे कर दिया गया, थोड़ा ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया गया। ये ए बी स्थिति में रखा था इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, मान लो इसको थोड़ा सा विस्थापित कितना किया, डी थीटा सूक्ष्म विस्थापित किया है, छोटा सा विस्थापित किया है, छोटा सा कार्य होगा, ठीक है। डी थीटा विस्थापित कर दिया है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इस जो इस स्थिति में रखा था थीटा 0 कोण पर, इसको विस्थापित करके डी थीटा कर दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी स्थिति क्या हो गई, सी डी हो गई। हालांकि ये जो है एकदम सीधा हो गया, हल्का फुल्का अच्छा रहेगा, ठीक है, वो बन गया है। तो अब मानते हैं जो है हमारा कोई वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई क्या है 12 है, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र से क्या है कि पहली स्थिति क्या है थीटा 0 कोण पर रखा गया है। अब द्विध्रुव पर जब बल लगाया जाता है तो क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र मानते हैं जो इसकी स्थिति थी वो उस स्थिति से कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डी थीटा हो गया, ठीक है। इसके लिए जो है इसका क्या होता है, बलयुक्त का आघूर्ण कार्य करता है। अब बलयुक्त का आघूर्ण मतलब दो बल लगेंगे, उन दो बलों के कारण बलयुक्त आएगा। फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसको घुमाने में किया जाएगा का कार्य निकालेंगे। तो यहाँ ये कहाँ से कहाँ विस्थापित किया गया है, थीटा 0 से डी थीटा, यानी कि थीटा से थीटा विस्थापित हो रहा है। अगर पूरा देखें यहाँ से ये एंगल निकाले थीटा हो जाएगा, मानते हैं थीटा हो जाएगा। ये थीटा 0 से थीटा जाएगा, यानी कि डी थीटा ये हो गया, टोटल मिलके क्या हो गया, अगर इसको मिला दें तो थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अब ये हम क्या करेंगे, इसको जो है जो छोटा सा विस्थापन हो रहा है, इस छोटे से विस्थापन में कार्य निकालेंगे और उस कार्य का क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। हमको पता है कि सूक्ष्म कार्य प्राप्त हो गया, सूक्ष्म छोटा जो भी प्राप्त होगा उसका समाकलन कर देंगे तो क्या पूरा कार्य हमको प्राप्त हो जाएगा। इतना ये सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा विस्थापित करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा जो कि छोटा कार्य होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं द्विध्रुव को सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो इससे डी डब्ल्यू से लिखा जाएगा कि छोटा विस्थापन है, छोटा कार्य होगा, जितना ज्यादा विस्थापन होगा उतना ज्यादा कार्य होगा। अब यहाँ पर जो है हमको पता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, लेकिन इस द्विध्रुव पर बलयुक्त का आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है, बलयुक्त, क्योंकि द्विध्रुव को अगर हम क्या करेंगे जो है घुमाया जाएगा बल लगाकर, दो बल लगेंगे, एक बल इधर से एक बल इधर से, तो वहाँ पर बलयुक्त का आघूर्ण कार्य करता है। तो जो किया गया कार्य होगा बराबर किससे होगा, बलयुक्त के आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्य बराबर द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुक्त का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय तो है ना, कोणीय विस्थापन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी डब्ल्यू इक्वल टू बलयुक्त के आघूर्ण को टाउ से लिखा जाता है, तो कोणीय विस्थापन डी थीटा है, क्या है, डी थीटा पहले रूप में यहाँ पर, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ वैल्यू पी साइन थीटा और डी थीटा साइन थीटा, ये इतना मिल गया। अब हमको ये छोटा कार्य मिला है, क्या है, छोटा कार्य यहाँ से यहाँ तक का। अब हम विस्थापित इसको कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, थीटा 0 से थीटा, थीटा 0 से थीटा। यहाँ पर लिखेंगे द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा विस्थापित करने में
ये आ गया कार्य, ये आ गया कार्य। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे, डब्ल्यू हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट थीटा जीरो, क्योंकि क्या है थीटा जीरो, थीटा अपर लिमिट थीटा, अपर लिमिट थीटा। अब ये इसका हम समाकलन करेंगे ना, पूरे का क्या करना है, समाकलन करना, टोटल कार्य को मिल जाएगा। तो क्या जाएगा, पीई साइन थीटा और डी थीटा, या डब्ल्यू बराबर पीई बाहर निकालो क्योंकि पी कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा जीरो से थीटा और क्या जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। डब्ल्यू को क्या जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा, समाकलन निकल गया और लिमिट क्या है थीटा जीरो से थीटा, ठीक है। माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी और कॉस थीटा और थीटा जीरो से थीटा। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट रखो तो लिमिट हमने बताया था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट थीटा है, लोअर लिमिट माइनस थीटा जीरो रखो। ये है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो। ये आ गया कार्य का फार्मूला। अब इसमें स्थितियां हैं, पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति कि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से, ठीक है, थीटा कोण तक, साम्य अवस्था से थीटा कोण तक, साम्य अवस्था है इसको थीटा कोण तक विस्थापित करने में क्या कार्य होगा, ठीक है। पहली स्थिति है यदि द्विध्रुव को कहां से, साम्य स्थिति से, साम्य मतलब थीटा बराबर जीरो, यानी कि द्विध्रुव वैसे को वैसे रखा हुआ ऐसे, यानी छेद से कोई भी एंगल ना बना, सामने से थीटा विस्थापित किया जाए तो, विस्थापित किया जाए तो। अब देखो सामने पहले क्या है कोण थीटा जीरो ना, ये एंगल कितना था हमने पहले ही माना था कि ये थीटा जीरो एंगल पर रखा हुआ है, तो सामने मतलब थीटा जीरो को क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब कि कोई एंगल ना बनाए, थीटा जीरो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर रखो डब्ल्यू बराबर माइनस पी, ठीक है, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा रहेगा माइनस कॉस जीरो, थीटा जीरो जगह क्या रखा जाएगा 0 डिग्री रख देंगे, तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा माइनस पी की और कॉस थीटा, और थीटा कॉस जीरो को 1 होता है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो 1, इसमें जो है माइनस कामन ले लो, अगर माइनस कामन लेंगे तो माइनस में 1 है, ये प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और माइनस जब कामन लेंगे तो ये माइनस कामन लेके चलेगा प्लस हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, ये माइनस हट जाएगा और ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तब ये स्थिति कब आएगी, जब जो है द्विध्रुव है उसको सामने से थीटा कोण विस्थापित किया जाए, सामने से थीटा कोण विस्थापित किया जाए। अब आगे स्थिति क्या आती है, दूसरी स्थिति क्या है कि अब क्या किया जाए कि जो है जो हमारा द्विध्रुव है उसको 90 अंश के कोण तक घुमा दिया जाए, 90 अंश के कोण तक क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए। कहाँ से, थीटा से 90, थीटा से 90। वहां क्या था, सामने से थीटा हो गया, अब यहाँ थीटा से 90। यदि द्विध्रुव को, दूसरी स्थिति है यदि द्विध्रुव को थीटा से 90 डिग्री विस्थापित किया जाए, तो रखो और वैल्यू इसमें
W बराबर इसमें रखो, इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा P 1 माइनस कॉस थीटा, या थीटा 0 कहा है, यहाँ पर ऐसा कर लो जो है द्विध्रुव को 90 डिग्री स्थापित किया जाए, सीधे सीधे 90 डिग्री स्थापित किया जाए, क्या जाएगा 1 माइनस कॉस 90 इसमें रखा जाएगा, 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 को लूँ 0 होता है तो यहाँ पर P और 1 माइनस 0 होगा, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, कुल मिला के हमारा क्या है P आ जाएगा, P × 1 यानी कि W बराबर P आ जाएगा। ये कब आएगा जब द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए। अच्छा एक स्थिति और ले लो कि जो है तीसरी स्थिति क्या जाए, यदि द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमा दिया, द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमा दिया जाए, तो थीटा क्या है 180 डिग्री तो टाउ W बराबर क्या जाएगा P 1 माइनस कॉस 180, थीटा क्या रखेंगे 180 रख देंगे, इसी में P 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 वैल्यू होता है -1, तो P 1 माइनस -1 होता है 180 का वैल्यू, तो PE ठीक है 1 और ये माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा W ये 1 और 2 हो जाए 2P हो जाएगा, 2P। ये होता है हमारा पहले द्विध्रुव को घुमाने में क्या करने फार्मूला हमारा ये बन गया है W = P 1 माइनस cos थीटा, मेन फार्मूला हमारा यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या वैल्यू क्षेत्र पहले द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसमें हमने क्या दिया देखा कि अगर बहुत से आवेश हैं तो आवेशों के कारण वैल्यू क्या निकलेगा, और वैल्यू क्षेत्र पहले द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला क्या होगा, ठीक है।